Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, and in this video lecture we'll be discussing some of the important current affairs which are relevant from our UPSC preparation point of view. So let's begin with this video. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ जो कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. Here we're going to talk about the lightning disaster. Recently, the annual lightning report for the year 2020 and 2021 was released. Lightning is the phenomena when you see that you have thunderstorm and there is lightning and thunder. तो हम यहाँ पे lightning की बात कर रहे हैं, वो जो आसमान में बिजली कड़कती है. So there was a recent report जिसमें ये finding आती है that India has experienced increasing loss of human lives, property and livelihood because the frequency and intensity of the lightning as well as the thunderstorms is rising in India. Now, geography में आप पढ़ते हैं lightning के बारे में, you read about thunderstorm and वहाँ पे आप समझते हैं कि lightning और thunder किस तरह होती है. अब most of the time what happens कि हम relate नहीं कर पाते कि lightning एक disaster भी है. So here our focus, this report, annual lightning report is focusing the impact of lightning. कि एक तो इंडिया में lightning की frequency और lightning की जो intensity है वो बढ़ चुकी है, thunderstorms बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से human lives, property and livelihood, the loss is increasing. This was the report and अगर हम exact figures की बात करें, so as per this report from the April of 2020 and March 2021, India witnessed around 18.5 million lightning strikes. 18.5 million lightning strikes happened between April 2020 and March 2021 within the span of 1 year. और अगर हम इसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें सो दिस वाज 34% मोर स्ट्राइक्स. ठीक है. अब सबसे पहले तो क्या होता है कि सपोज करें कोई आपसे ये बात बोल रहा है कि भाई प्रेजेंटली जो हमारा लास्ट ईयर था उसमें 34% लाइटनिंग जो है वो बढ़ गई. तो नाउ यू हैव टू बिलीव दिस क्योंकि हमारे पास एक एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट आ चुकी है. तो अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ट्रू. ठीक है. द लाइटनिंग इंसिडेंसेस इन इंडिया इज इंक्रीजिंग एंड अगर याद रहे तो याद रखिएगा कि 34% मोर स्ट्राइक्स आ चुके हैं. स्पेशली अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो ये फैक्ट आपको याद रखेंगे तो वैल्यू एडिशन आपके आंसर की होगी. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, देन इन महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़. मध्य प्रदेश इज द स्टेट जहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की वजह से डेथ्स हुई हैं. ठीक है जी. इतनी सी हमारी ये रिपोर्ट थी. अब यहाँ से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो आपका बेसिक इंपॉर्टेंट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसे रिवाइज कर लिया जाए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग, व्हाट आर द कॉजेज फॉर लाइटनिंग एंड मोर लाइकली हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक को कवर करेंगे. विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ लाइटनिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज कि हम ज्योग्राफी में तो पढ़ लेते हैं लाइटनिंग के बारे में बट वी डोंट थिंक दैट लाइटनिंग कैन बी अ डिजास्टर एज वेल. सो देयरफॉर विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लाइटनिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले लाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसकी बात करते हैं. व्हाट इज लाइटनिंग? बिजली गिरना, आसमान में बिजली चमकना. इट्स बेसिकली अ वेरी जायंट स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर. तभी इसको बोलते हैं बिजली. ठीक है. इट्स एक्चुअली द स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके एटमॉस्फेयर में बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड एयर के अंदर जो आपको स्पार्क देखने के लिए मिलता है. सो व्हाट हैपन्स इज, देखिए वैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो एयर है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. ठीक है. ये इंसुलेटर के जैसे एक्ट करती है, ये चार्जेस के इंटरेक्शन होने नहीं देती.
लेकिन अक्सर लाइटनिंग का फिनोमेना आपको थंडरस्टॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है। तो होता क्या है कि जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है तो आपका जो क्लाउड का अपर मोस्ट रीजन होता है, द अपर मोस्ट रीजन ऑफ द क्लाउड, इट यूजुअली हैज द हेवियर पार्टिकल्स। यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली आइस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी ऊपर एयर राइज कर चुकी होती है कि टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज कर जाता है और वहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो सॉलिड फॉर्म में हो रही होती है। सो देयरफॉर क्लाउड के जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पे आपके पास बहुत ही हैवी आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज क्लाउड का जो बॉटम है वहाँ पे कंपैरेटिवली जो आपके आइस क्रिस्टल्स हैं उनका साइज स्मॉलर होता है एंड देयरफॉर दे हैव अ टेंडेंसी कि वो एयर के साथ अपवर्ड राइज कर पाए। सो दे हैव दिस टेंडेंसी दैट दे कैन मूव अपवर्ड्स। लेकिन वो वाले पार्टिकल्स जो ऑलरेडी क्लाउड के टॉप में है, दे आर वेरी हैवी, दे आर बिग क्लस्टर्स ऑफ आइस, जिसको आप हेल भी बोल सकते हो। जैसे वो जब कहते हैं ना कि गड़े गिर रहे हैं, हेल्स आकर फॉल कर रहे हैं, तो इनका साइज बड़ा है। तो व्हाट हैपेंस इज दे हैव टेंडेंसी कि भाई हम तो यहाँ पे रुक नहीं सकते बिकॉज हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, वी हैव टू फॉल डाउन। तो क्लाउड में ये टू वे मूवमेंट चल रहा है। जो आपके स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉलर आइस पार्टिकल्स हैं, वो अपवर्ड मूव करना चाहते हैं और आपके जो हैवियर आइस क्रिस्टल्स हैं, आइस पैलेट्स हैं, वो डाउनवर्ड फॉल करना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए बीच में होती है कोलिजन। क्या होती है? कोलिजन, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे चार्जिंग हो जाती है। आपके जो हैवियर पार्टिकल्स जो कि बॉटम में आते हैं वो अटेन कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज। दे बेसिकली अटेन नेगेटिव चार्ज। आपका क्लाउड का जो बॉटम है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है और वो आइस क्रिस्टल्स जो कि ऊपर गए, जो स्मॉलर हैं, दे यूजुअली टेंड टू कैरी द पॉजिटिव चार्ज। वो यहाँ पे क्लाउड के टॉप के ऊपर बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज। समझिए इस बात को। This is how the cloud gets the charge. थंडरस्टॉर्म वाली कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी अर्थ की सरफेस, एयर राइज कर रही है। क्लाउड के अंदर ये एक्टिविटी चल रही है कि ऊपर क्लाउड के टॉप में जो ठंडे ठंडे पार्टिकल्स है वो नीचे फॉल कर रहे हैं क्योंकि वो हैवी हो चुके हैं, और जो क्लाउड के बॉटम पे वो कंपैरेटिवली स्मॉलर हैं, वो ऊपर जाना चाहते हैं। बीच में हो रही है कोलिजन और जनरेट हो रहा है चार्ज। नॉर्मली हमारा ग्राउंड न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब क्लाउड ने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपका जो ग्राउंड है ये क्या करेगा? इट विल ऑल्सो ट्राई टू डेवलप पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर जो क्लाउड्स हैं उन्होंने क्या डेवलप कर लिया है? नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन हो चुकी है कि अर्ली स्टेज में जो ये चार्जेस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि इस टाइम पे जो एयर है ना वो इंसुलेटर के जैसे एक्ट करती है। अभी यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो एक्सचेंज नहीं होते, चार्ज बिल्डअप ज़रूर हो गए हैं लेकिन कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है बिकॉज एयर इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। लेकिन अगर लगातार ये कोलिजन चलती जाए और ये चार्जेस इतने ज़्यादा बिल्डअप हो जाएं, इनका आपस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इतना बढ़ जाए कि अब आपकी जो एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो इन चार्जेस को रोक नहीं सकती। इतना पोटेंशियल डेवलप हो गया दैट नाउ इट हैज़ ओवरकम द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एयर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एयर की बिल्डिंग कैपेसिटी को ब्रेक कर देते हैं एंड देन देयर इज रैपिड डिस्चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप लाइटनिंग कहते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं they will gather on the top of the cloud, they will freeze to form the ice crystals. Secondly क्या होगा? आपके जो heavier hailstones हैं वो नीचे की तरफ fall करेंगे, they will pick up negative charge, और जो ice crystals ऊपर जा रहे हैं they will have positive charge. क्लाउड के बेस पे बन गया नेगेटिव चार्ज, क्लाउड के टॉप पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, बदले में अर्थ की सरफेस पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर,
ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है तो पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाने की कोशिश करेगा, क्लाउड से नेगेटिव चार्ज आने की कोशिश करेगा, दे विल ट्राई टू कम टुगेदर। और जैसे ही ये इकट्ठे होते हैं दे मेक अ पाथवे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द मोमेंट दे कम टुगेदर दैट गिव्स यू द लाइटनिंग, दैट गिव्स यू द लाइटनिंग। इस तरीके से लाइटनिंग होती है। इट्स अ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो लाइटनिंग का जो फ्लैश होता है, जब वो फ्लैश हुआ तो वो इक्वलाइज कर देता है चार्ज एरिया को, लेकिन अगर दोबारा चार्जेस डेवलप हो गए फिर लाइटनिंग होगी। अब देखो लाइटनिंग ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होगी, इसीलिए दो तरह की लाइटनिंग होती है। एक तो वो जो कि क्लाउड और ग्राउंड के बीच में हो रही है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। लेकिन भाई यहाँ पे भी तो ऑपोजिट चार्ज हैं क्लाउड के अंदर, इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि बादल के अंदर भी बिजली चमक रही होती है। दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, वहां पे भी चार्जेस रिलीज होते हैं। तो क्लाउड के अंदर भी लाइटनिंग होती है और टुवर्ड्स द ग्राउंड भी लाइटनिंग होती है। सो एक चीज हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, अगर हमें सिंपल भाषा में किसी को कहना है तो लाइटनिंग बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। जो आप हिंदी में बोलते हो बिजली गिर गई, वो एक्चुअली है ही बिजली, इट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एंड इट इज कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग क्लाउड एंड द ग्राउंड, या फिर विद इन द क्लाउड एज वेल। जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, जो रेन है, जो आइस है, वो स्नो है, वो आपस में कोलाइड करती है और वो एक इनस्टेबिलिटी, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे ट्रीज हो, अर्थ हो, वो सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और नेचर अब इसको बैलेंस करना चाहेगा तो नेचर रेमेडी कैसे लेकर आती है कि भाई जो करंट बन गया इसको पास ऑन करो, इसको डिस्चार्ज करो। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो ट्रमेंडसली जो हीट है वो रिलीज होती है, एंड जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो सुपरसोनिक स्पीड पे एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आप थंडर सुनते हैं। इसीलिए पहले लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के दौरान वो जो हीट रिलीज हुई, अब एटमॉस्फेयर क्या करेगा उस हीट के लिए, उस हीट को वो वर्क डन में कंज्यूम करता है। वैसे भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को हीट कर दो वो राइज करता है, वो मूव करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब लाइटनिंग होती है और इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होता है हीट का, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो सुपरसोनिक स्पीड पे एक्सपैंड करती है और सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे आप कहते हैं थंडर। वैसे भी साउंड क्या होता है, इट इज दी टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो एटमॉस्फेयर में भी जब लाइटनिंग हुई तो आपके एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, टू फ्रो। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको वो आवाज सुनती है, थंडर सुनता है। एंड अगर दो क्लाउड्स भी हैं, अगर उनके बीच के में भी बहुत ज़्यादा आपके चार्जेस डेवलप हो गए हैं तो डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में भी लाइटनिंग हो सकती है। एंड मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग यूजुअली हैपन्स इनसाइड द क्लाउड ओनली, लेकिन उसके कंपैरिजन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाउड से ग्राउंड की तरफ भी लाइटनिंग आती है, राइट। सो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जब लाइटनिंग, बिजली गिर गई, that is when the cloud and the ground have came in contact in terms of their charges. क्या impacts होते हैं इसके? Impacts की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो it has a very tragic toll. Datas भी अगर हम देखें तो 1972 से लेकर 2019 तक कुछ 90,000 plus people they were killed because of lightning strikes. It was a major cause. Then the floods and then the rain, heat wave, landslide, cold waves. So are you understanding lightning is such a big disaster? 1972 से लेकर 2019 तक सबसे ज़्यादा डेथ्स लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुई हैं। You can lose human life because of lightning. जिस एरिया पे वो कॉन्टैक्ट हुआ है, अगर कोई पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है
they lose their life. It also adversely impact the agriculture as well. Aviation sector के ऊपर इसका negative impact है, power sector, communication sector, all of them are adversely impacted by this. एंड मोस्टली जो रूरल एरियाज हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, दे आर मोस्ट वनरेबल बिकॉज ऑफ दिस लाइटनिंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, एंड इसीलिए अगर इंटेंसिटी भी देखा जाए तो रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादा डेथ्स होती हैं लाइटनिंग की वजह से एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज. सो रूरल एरियाज आर मोर वनरेबल देन द अर्बन एरियाज. It adversely affects the farmers as well, because so many farmers are killed because of lightning, because they are working in the agricultural fields, especially in the kharif cropping season, जो monsoon period है वो उस time पे fields में काम करते हैं, and that is when the lightning occurs. And क्योंकि forested rural areas में ज़्यादा है तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट आई है इसने कंफर्म किया है कि 60 to 70 डेथ्स जो हो रही हैं लाइटनिंग में वो ट्राइबल पॉपुलेशन की हो पा रही हैं. Rural area, forested areas, Jharkhand, Odisha, MP, West Bengal, these are the major areas. ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है. So, when it's such a big disaster, what are the issues when it comes to mitigating the lightning? How to mitigate the lightning related casualties? What are the issues to this? Now, number one is this: we do not have any national level policy with which we can tackle the lightning fatalities. We only provide lump sum, ex gratia, those who are deceased person unke liye. We do not have any national level policy for this. But we do have some state governments like Odisha government. It provide 4 lakh per deceased person next to the kin. Other state governments, they also provide lump sum grant. बट दीज पॉलिसीज आर नॉट एडिक्वेट जिससे कि आप लाइटनिंग की वजह से होने वाली डेथ्स को मिनिमाइज कर पाए. सो व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? नाउ नंबर वन थिंग इज दैट centers should include lightning as a natural disaster. First of all, we have to recognize that lightning is a natural disaster. Only then we can mitigate, only then we can minimize the lightning related deaths. So if the center will do this, if center will include lightning as a natural disaster, this will even help the state governments to prepare a long-term mitigation. With this, they can have the coordinated effect with the local agency. They can have some reconstruction activities so that they can build such a disaster resilient infrastructure. Hazard mapping is also important. You have to target the public interventions. Some of the critical measures require public intervention, and for that you need mapping. You need to map the vulnerable population जहाँ पे lightning hotspots हैं. So you can give early warning systems. You can install lightning detection system so that people are not coming in, going outside their homes. They are sitting inside their home because they know that lightning will happen and we are in the hotspot. We also need to have a frequency database of lightning strikes as well. Frequency of lightning strike. अच्छा, gender wise lightning deaths, occupation wise deaths. If we'll have such data, only then we can devise an action plan. Only then we can understand which people are more vulnerable. And then we can target our public intervention in such a manner that we can reduce human casualties occurring because of lightning. More than 70% of the deaths, from lightning is occurring among those people who were standing under tall trees. So here we need to increase our awareness programs. We have to tell people, we have to train our community. We should have some community awareness programs so that people know what measures to take when it's lightning outside. Awareness programs will help to minimize deaths because of lightning, right? So a very important report in that particular area that we usually, as I said, इसको natural disaster में classify नहीं किया गया, तो बहुत ही आसान है lightning को उतना seriously ना लेना. लेकिन if you can see, most deaths are happening because of lightning, right? So that was about it.
Next up, our article is important from GS2 Polity Constitution point of view. In this article, we'll talk about the NRI's voting rights. Well, NRI's voting rights are in news because recently Union government told Supreme Court that it is considering ways so that they can facilitate the NRIs to cast their vote remotely. स्पेशली जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, वो किस तरह अपनी वोट डाल सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दोज वेज. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंटली ओवरसीज सिटीजन्स का वोटिंग का क्या स्टेटस है. दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, हु आर NRIs. हम बहुत ही कॉमनली टर्म यूज़ कर देते हैं ना, NRI. कौन है NRI? हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन. नॉन रेजिडेंट इंडियन NRIs को ओवरसीज इंडियंस भी बोल देते हैं. दे आर ऑफिशियली कॉल्ड एज NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. सो दीज आर दोज पीपल, द पीपल ऑफ इंडियन बर्थ, और दे हैव ancestry belonging to India, but they live outside India. People of Indian birth or people of Indian ancestry, but they are living outside India. We have the highest annual number of migrants in the world. Every year, around 25 lakh people, they migrate overseas for different reasons. So for various reasons, Indians, they are moving out, they are migrating to different parts of the world. So who is an NRI? Understand this. If an individual has been in India for minimum of 182 days in the previous financial year, is considered to be the resident of India. अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि बाहर किसी कंट्री में गया है, लेकिन अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उस इंडिविजुअल ने इंडिया में 182 डेज कम से कम स्पेंड किए हैं, दे आर डीम्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. 182 डेज वो इंडिया के रेजिडेंट हैं. लेकिन कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कि 182 डेज के लिए इंडिया में नहीं रहा, इंडिया से बाहर रहा, तो उसे कंसिडर किया जाता है NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अंडरस्टैंड, उल्टा कर लेते हैं. हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया? रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज. अगर आप इंडिया में कम से कम 182 डेज के लिए रहे हैं तो आप इंडिया के रेजिडेंट हैं. लेकिन अगर आप 182 डेज से कम रहे हैं तो आप क्या कंसिडर किए जाएंगे? आप NRI कंसिडर किए जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. तो सिंपल टर्म में अगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसा है जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है फॉर मोर देन 183 डेज, तो वो क्या बन जाएगा? NRI. लेकिन क्या NRI इंडियन है? यस, वो सिर्फ इंडिया से बाहर है. वो 183 डेज के लिए इंडिया में नहीं रहा था, इंडिया से बाहर था, तो इसीलिए उन्हें आप बोल रहे हो कि भाई ये नॉन रेजिडेंट इंडियन है. दे आर एलिजिबल टू वोट. The income that they have earned in India is taxable. याद रखिएगा ये बात. अगर कोई पर्सन ऐसा है, प्लीज टू रिमेंबर दिस. आपके कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि बाहर हैं, लेट्स से दे आर इन कैनेडा, दे NRI, अभी वहां के सिटीजन नहीं बने हैं, वो सिटीजन अभी भी इंडिया के हैं, अभी भी उनके पास पासपोर्ट इंडिया का ही है. दे आर एलिजिबल टू वोट. इंडिया में उनकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा. लेकिन अगर वो कनाडा में जॉब कर रहे हैं, कनाडा से उनकी इनकम आ रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. ठीक है. तो जो भी बेनिफिट्स एक इंडियन को मिलते हैं जो कि इंडिया में रह रहा है, वो सभी बेनिफिट्स NRI को भी मिलते हैं. एक NRI को इंडिया आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है. Because they are Indian citizen who is just not residing in India for more than 183 days. That's it. They can come, they can adopt children in India. अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि
कनाडा जा चुका है लेकिन यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, आईएएस एग्जाम क्लियर करना चाहता है, और अगर आप एनआरआई हैं, नॉट इफ यू आर सिटीजन ऑफ यूएस और सिटीजन ऑफ यूके और सिटीजन ऑफ कनाडा और एनी अदर कंट्री, you can come and give exam, you can come and buy property, except कुछ एग्रीकल्चरल लैंड और फार्म हाउसेस के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. You can come here, pursue your doctorate, you can be a lawyer, you can do anything. There are so many people who move outside for studies. So simply, if anyone is not living in India for more than 183, minimum of 183 days, that person is NRI. So they have parity with Indian nationals. हर एक चीज में जो लॉ एक इंडियन नेशनल के ऊपर लग रहा है वही उनके ऊपर भी लगता है. उनके ऊपर कोई फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं आता कि वो कितनी देर के लिए इंडिया में स्टे कर सकते हैं. यूजुअली क्या होता है कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उनके जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज होते हैं ना फॉर मोर देन 180 डेज, उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि वो इंडिया में आ गए हैं. उसके लिए FRRO का ऑफिस होता है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस. पर NRI को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव सर्टेन राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, fundamental rights in our constitution which are available only to the citizens of India. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 14 से लेकर आपका आर्टिकल 30 तक. There are some rights which are available only to the citizens. कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं? These are 15, 16, 19, 29, 30. इस चीज को याद रखिएगा. 15, 16, 19, 29, 30. ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं. फंडामेंटल राइट्स. दीज आर 5 फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. NRI इंडिया का सिटीजन है? यस. NRI सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियन है लेकिन NRI इंडियन सिटीजन है. तो ये जो 5 है, सपोज पेपर में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द NRIs? तो 15, 16, 19, 29, 30 जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं वही NRIs के लिए भी हैं. जो इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं देर अवेलेबल टू ऑल. आर्टिकल 14 राइट आपका इक्वालिटी, 20, 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ, जितने बाकी राइट्स हैं वो इंडियंस के लिए भी हैं, फॉरेनर्स के लिए भी हैं. तो इसीलिए हम वो याद करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई होते हैं. दीज आर 15, 16, 19, 29, 30. Do write this in the comment box. The fundamental rights available only to citizen of India and NRIs are 15, 16, 19, 29, 35. ठीक है जी. अच्छा, if in case an NRI wants to take up the foreign citizenship, तो आपको पता है इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है. तो अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेंगे सो दे हैव टू गिव अप द इंडियन सिटीजनशिप. वी डू नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप. तो ऐसे केस में अ पर्सन कैन नॉट होल्ड इंडियन एज वेल एज अदर कंट्री सिटीजनशिप. याद रखिएगा. इसीलिए हम कह रहे हैं कि NRI सिटीजन नहीं है किसी और कंट्री का. NRI सिटीजन इंडिया का है लेकिन इंडिया से बाहर रह रहा है. जैसे ही NRI ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट की, दे विल लूज इंडिया सिटीजनशिप. इज दैट क्लियर? तो ये पर्सन है NRI जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है लेकिन क्योंकि इंडिया का सिटीजन है तो वोट करने का हक है. तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई दे आर टेकिंग सम मेजर्स ताकि जो NRIs हैं वो रिमोटली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, वोट कर सके. तो प्रेजेंटली जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 2010 पास होता है
तो उसमें ये था कि NRIs who have stayed abroad beyond 6 months, जो 6 months के बियॉन्ड बाहर रह चुके हैं, they are able to vote but only in person at the polling station. जहां पे उनको एज एन ओवरसी इलेक्टर एनरोल किया गया है वो सिर्फ वहीं पे वोट कर सकते हैं. बट वी हैव अ वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ओवरसी रेजिडेंट्स जो कि इसके लिए रजिस्टर कर पाते हैं या फिर वहां पे वोट करने के लिए जा पाते हैं. सो द प्रोविजन ऑफ हैविंग टू विजिट द पोलिंग बूथ इन पर्सन, दिस वाज डिस्करेज्ड. जिसके बाद हमारे पास आता है द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961. इसे 2016 के अंदर अमेंड किया जाता है और यहाँ पे जो सर्विस वोटर्स हैं, जो सर्विसेज में हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो क्या है कि जो सर्विस वोटर्स हैं इनके लिए पोस्टल बैलेट्स भेजे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. Service voters can then register their mandate on the ballot and then they can send it back with the ordinary mail. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि भाई जो आप सर्विसेज के लिए कर रहे हैं यही आप ओवरसी वोटर्स के लिए कर लीजिए. तो ओवरसी वोटर के केस में द एड्रेस शुड बी इज मेंशन्ड इन द पासपोर्ट, तो दैट इज टेकन एज द प्लेस ऑफ द ऑर्डिनरी रेजिडेंस और उससे आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चूज कर लीजिए फॉर द ओवरऑल वोटर्स टू एनरोल इन. लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टैंड आता है कि जो आप ये पोस्टल बैलेट फैसिलिटी सोल्जर्स को देते हैं, दोज हु आर सर्विंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ कंट्री, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अफोर्डिंग द सेम फैसिलिटी टू समवन हु इज रिजाइडिंग अब्रॉड. माइग्रेंट लेबर वुड फाइंड इट बियॉन्ड द लिमिटेड मीन्स कि वो बाहर से आए और यहाँ पे आकर वोट करने के लिए आए. इवन गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ दिस इशू एंड देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस्ड अ बिल जिससे कि आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसे अमेंड किया जाए ताकि जो ओवरसीज वोटर्स हैं वो वोट कर पाए बाय प्रॉक्सी. तो जो बिल था ये लैप्स हो गया, 16th लोकसभा डिसॉल्व हो गई जिसके साथ ये बिल भी लैप्स हो गया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि इलेक्शन कमीशन एक कमेटी बनाए और इस मैटर में देखे कि वो किस तरीके से जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी वोटिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं. एंड देयरफॉर दे सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस व्हिच आर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड दे देन इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन 2018 इन लोकसभा जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 इसे अमेंड किया गया. तो ये अमेंडमेंट बिल क्या है? सो इस बिल में यही अमेंडमेंट की जा रही है कि जो ओवरसी इलेक्टर्स हैं वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनकी जगह पे आकर वोट कर सकता है. ठीक है कि ओवरसी इलेक्टर हैज द पावर दैट दे कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी कि भाई मेरी जगह ये पर्सन मेरे बिहाफ पे वोट करेगा. सो बिल हैज प्रपोज्ड की जो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है जिससे कि ओवरसी इलेक्टर को फिजिकली आना पड़ेगा अपनी वोट डालने के लिए, इसको हटाया जाए. दिस बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा, हाउएवर इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा जिसकी वजह से फिर बिल लैप्स हो जाता है. तो इस पर्टिकुलर एरिया में फिर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती. तो यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को एज एन ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा था, बट अब दोबारा गवर्नमेंट ने ये कहा है दे आर ट्राइंग टू डिवाइस आउट सम मीन्स जिससे कि NRIs अपनी वोटिंग कर पाए. सो टू अलाउइंग NRIs टू वोट फ्रॉम अब्रॉड, they may see the expatriates emerge as a decisive force in our country's electoral politics. NRIs vote could be empowered better by amending the law. The purpose is to see कि those people who are living outside India, the migrant laborers, they are still part of this electoral process. So every facility shall be extended, which will also ensure the confidentiality of the election. Here what government can do, government can consider the option of digital voting. The authorities concerned should take a call considering all the various factors जिससे कि एक satisfying तरीका निकल के आ सके जो कि सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट कर पाए. So that is all for this video. Thank you so much for watching.
I will see you all in my next one. Thank you.